हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिकोडर। फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंशिका श्रीवास्तव और आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के इम्पॉर्टेंट जो बचे हुए वंश थे जैसे तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश उसको कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आप सब लोग को बता दें कि हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की जो फर्स्ट सीरीज़ है उसमें हम लोगों ने गुलाम वंश और खिलजी वंश को कवर किया। और आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 राजवंशों का शासनकाल रहा है, 5 वंशों ने। तो पहले नंबर पे है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो हम लोगों ने गुलाम वंश और खिलजी वंश को कवर कर लिया था पहली वीडियो में। आज हम लोग तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का शासनकाल क्या था। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब 1320 से लेकर 1414 तक था। आपको हमने बताया था कि जो दिल्ली सल्तनत है इसमें सबसे ज़्यादा समय तक जिसका शासनकाल रहा है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद आता है गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश के बाद सही लोदी वंश, लोदी वंश के बाद आपका सैयद वंश और सैयद वंश के बाद खिलजी वंश आता है। तो सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका था? तुगलक वंश का था। और सबसे कम अगर देखा जाए तो किसका था? तो खिलजियों का था, ठीक। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए किसका फर्स्ट नंबर पे कौन है। सबसे पहले जो है तुगलक का था, ठीक है। तुगलक के बाद आते हैं गुलाम वंश, गुलाम का था। उसके बाद आता है आपका लोदी वंश, लोदी वंश का था। फिर आता है आपका सैयद वंश, नेक्स्ट आता है खिलजी वंश। इस तरीके से शासनकाल था। TGL SK एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी क्रम में आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासनकाल किस वंश का रहा है। तो वो है तुगलक वंश। सबसे कम तो खिलजी वंश। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक पढ़ा था कि सुल्तान की वैधानिक जो उपाधि धारण की थी इल्तुतमिश ने धारण की थी। अब बात कर रहा है कि यहाँ पे गाजी की उपाधि किसने धारण की। तो गाजी की उपाधि धारण की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गाजी का क्या अर्थ होता है? गाजी का अर्थ होता है काफिरों का नाश करने वाला। वेरी इंपॉर्टेंट। गाजी का क्या अर्थ होता है? काफिरों का नाश करने वाला। उपाधि किसने धारण की? गयासुद्दीन तुगलक ने। सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। तो वो था आपका गयासुद्दीन तुगलक, जो सर्वसम्मति से सुल्तान बना था, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो द्वारा दिया गया यह कथन किसके लिए था। वह 100 पंडितों का वस्त्र अपने राज मुकुट के नीचे धारण करता था। तो ये था आपका सिर मुकुट होगा यहाँ पे, सॉरी, सिर मुकुट जो है शिरो वस्त्र अपने राज मुकुट के नीचे धारण करता था। तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन के तुगलक के बारे में अमीर खुसरो का ये कथन है कि वह 100 पंडितों का शिरो वस्त्र अपने राज मुकुट के नीचे धारण करता था, ठीक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में किसने कहा है? तो अमीर खुसरो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में यातायात व्यवस्था व डाक प्रणाली को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका गयासुद्दीन तुगलक को। यातायात प्रणाली व्यवस्था और डाक प्रणाली दोनों को पूर्ण रूप से विस्तृत करने का श्रेय इनको दिया जाता है। और नहरों के निर्माण का जो श्रेय है वो गयासुद्दीन तुगलक को, मतलब प्रारंभ इन्होंने किया था। और एक क्वेश्चन आता है सर्वाधिक संख्या में किसने बनाया। तो वो फिरोज शाह तुगलक थे। इन्होंने नहरों के जो निर्माण कार्य का प्रारंभ इन्होंने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश में सूचना विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो इन्होंने एक सूचना विभाग गठित किया, इसको बरीद ए मुमालिक कहा जाता था, बरीद ए मुमालिक। गयासुद्दीन तुगलक ने राजस्व की मध्यम नीति अपनाई, जिसे क्या कहा गया। ये राजस्व की बहुत कठोर नीति इन्होंने नहीं अपनाई, जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी उस तरीके इन्होंने बहुत ज़्यादा दर नहीं लगाई। तो इन्होंने मध्यम नीति अपनाई जिसे रश्मि मियाना कहा जाता था। गयासुद्दीन तुगलक ने राजस्व की मध्यम नीति अपनाई जिसे रश्मि मियाना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक, अभी बताया हमने आपको कि गयासुद्दीन, अगर सर्वाधिक संख्या में आएंगे तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था। तो ये पहला अभियान था इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तेलंगाना के विरुद्ध था, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था। और उस समय तेलंगाना में किस वंश का शासक था, किसका कौन शासन कर रहा था। तो वो प्रताप रुद्रदेव शासन कर रहे थे तेलंगाना में उस समय। तो गयासुद्दीन तुगलक का पहला अभियान था ये तेलंगाना के विरुद्ध। उसके वहाँ पे उस समय शासक कौन कर रहे थे। तो वो थे प्रताप रुद्रदेव। गयासुद्दीन तुगलक में
किस नए नगर की स्थापना की? तो वो था तुगलकाबाद। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि तुगलकाबाद कहाँ पे है, तो ये तुगलकाबाद दिल्ली के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी से निर्मित भवन के गिरने से हुई, जो कि अफगानपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है कि लकड़ी से निर्मित भवन अफगानपुर में लकड़ी से निर्मित भवन में गिरने से किस शासक की मृत्यु हुई? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का नया शासक कौन बना? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 में बने थे। 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम था उलूग खां या फिर जौना खां। बाद में ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दो महत्वपूर्ण स्रोत क्या है जिनसे इनके शासन की जानकारी मिलती है? तो वो दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तारीख फिरोज शाही, जो कि जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरी है रेहला, जो इब्न बतूता ने लिखी थी। इब्न बतूता जो कि एक विदेश यात्री था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दो महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? तो तारीख फिरोज शाही है, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई है, और रेहला है, जो कि इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। विदेश यात्री इब्न बतूता किस देश से आए थे? तो ये मोरक्को से संबंधित थे, और 1333 में इंपॉर्टेंट थे। इनका आप सन याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। 1333 में मोरक्को से आए थे। दिल्ली सुल्तानों ने सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य किसका था? तो सबसे विस्तृत साम्राज्य अगर देखा जाए किसका था, तो मोहम्मद बिन कासिम का था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दिल्ली सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य किसका था? तो था मोहम्मद बिन कासिम का। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, कि सबसे विद्वान शासक भी माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। इन्होंने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था। हिंदुओं के धार्मिक उत्सवों में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ये होली जैसे त्योहारों में ये खुलकर जनता के सामने आते थे, और हिंदुओं के जो धार्मिक उत्सव थे सभी धार्मिक उत्सवों में ये भाग लेते थे। तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद परिवर्तित की। देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने, अभी तक शासकों की कहाँ थी? दिल्ली थी, उन्होंने दौलताबाद परिवर्तित कर दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किन दो स्थानों पर टकसाल की स्थापना की? टकसाल जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, तो इन्होंने दिल्ली पर और दौलताबाद पहले इनकी दिल्ली राजधानी थी, फिर दौलताबाद स्थानांतरित की। तो दिल्ली और दौलताबाद दोनों में ही टकसाल की स्थापना इन्होंने की थी। दिल्ली को पुनः राजधानी बनाया कब? तो 1335 ईस्वी में दिल्ली को पुनः राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद से दिल्ली राजधानी को क्यों परिवर्तित किया? क्योंकि जब ये दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे महामारी प्लेग फैलने के कारण लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इस कारण से इनको पुनः जो है अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी? तो ये थे शेख बुरहानुद्दीन। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की, उसके बाद दौलताबाद से जब पुनः इनको दिल्ली शिफ्ट करनी पड़ी महामारी प्लेग फैलने के कारण, तो इन्होंने वहाँ के जो कुछ सूफी संत थे, तो वो दौलताबाद में ही रह गए, और वहाँ पे इन्होंने चिश्ती सिलसिले की नींव रखी। उसकी नींव किसने रखी? तो शेख बुरहानुद्दीन ने रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो अगर प्रथम बार पूछा जाए तो इसमें फिर इल्तुतमिश आ जाएंगे, गुलाम वंश के जो शासक थे इल्तुतमिश। पर अगर दूसरी बार देखा जाए तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम बार मुद्रा व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, दूसरी बार किया था, सॉरी, पहली बार इल्तुतमिश ने, दूसरी बार जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की दरबार में किन प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था? तो इसमें 2-3 टाइप है सिक्के, जैसे दिनार, टंका, जीतल और दुकानी सिक्के। दिनार जो कि स्वर्ण था, गोल्ड सिक्के थे, टंका जो कि चांदी के थे, और जीतल जो तांबा के होते थे, और दुकानी, तो इसलिए दिनार, टंका,
जीतल और दुकानी, ये प्रमुख सिक्के जो हैं मोहम्मद बिन तुगलक के ने चलाए थे। एडवर्ड टॉमस ने किसे धनवानों का राजकुमार कहा है? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। इस एडवर्ड टॉमस ने इन्हें धनवानों का राजकुमार कहा है, मोहम्मद बिन तुगलक को। अकाल के बाद कृषि सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने नए कृषि विभाग की स्थापना की, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दीवान ए कोही। दीवान ए कोही एक कृषि विभाग था, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। दीवान ए कोही के प्रधान को क्या कहा जाता है? दीवान ए कोही जो कि एक कृषि विभाग था, इसके जो प्रधान होते थे उनको अमीर ए कोही कहा जाता था। किस शासक के समय सर्वाधिक आंतरिक विद्रोह हुए? सर्वाधिक आंतरिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सर्वाधिक जो मंगोलों का जो आक्रमण था वो किसके शासनकाल में हुआ? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक का अंतिम विद्रोह कौन था? ये तगी का विद्रोह था जो कि गुजरात से संबंधित है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का अंतिम विद्रोह था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थापित नए नगरों का नाम क्या थे? तो उन्होंने दो नए नगर स्थापित किए थे, राय पिथौरागढ़ और जहाँपनाह नगर। दो नगर इन्होंने स्थापित किए थे, राय पिथौरागढ़ और जहाँपनाह नगर। विद्वता के कारण किसे अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को, इनको अपने युग का अरस्तु कहा जाता है। और अभी जो हम लोगों ने आगे पढ़ा कि जो एडवर्ड टॉमस थे उन्होंने इन्हें धनवानों का राजकुमार भी कहा था और अपने युग का अरस्तु भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है वो इसलिए भी बहुत जाना जाता है अपनी योजनाओं की विफलता के लिए। इन्होंने जितनी भी योजनाएं चलाई, दुर्भाग्यवश इनकी योजनाएं जो हैं वो असफल होती चली गई। जैसे कि राजधानी परिवर्तित इन्होंने किया तो आप इनको पुनः ट्रांसफ़र करना पड़ा। सिक्कों सांकेतिक मुद्रा का इन्होंने प्रचलन किया तो जो ये सब योजनाएं थी वो इनको पुनः जो है बंद करनी पड़ी। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक किसे माना था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता चुके हैं आप लोग को। मोहम्मद बिन तुगलक, इनको अपने युग का रस्तु विद्वान, सर्वाधिक विद्वान और धनवानों का राजकुमार, 3 प्रकार की संज्ञा दी गई है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद, सॉरी गलत हो गया है, के बाद यहाँ पर होगा, के बाद कौन सा नया शासक बना? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 ईस्वी तक इनका शासन, 1325 से 1351 इनका रहा है। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388 तक रहा है। फिरोज शाह तुगलक की उपाधि क्या थी? इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इनका था खलीफा का नाइब एवं सुल्तनत युग का अकबर, इन्होंने यह उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने कितने करों को समाप्त किया? तो फिरोज शाह तुगलक का जब शासन स्टार्ट होता है तो उस समय 24 नए कर थे जिसको इन्होंने समाप्त किया था। 24 नए कर थे जिसको इन्होंने समाप्त किया था और 4 नए कर लगाए थे। वो कर कौन कौन से थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए करों को फिर कर की दरों को अध्यारोपित किया था? तो 4 कर थे जिनको इन्होंने अध्यारोपित किया था, जकात, जजिया, खुश्म, खराज। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको हम सुधार लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जकात, जजिया, खुश्म, यहाँ पे खराज होना चाहिए था, खराज। आप इसको नोट कर लीजिएगा, खराज है ये। आप समझते हैं कि इन जो ये दर थी इनका संबंध किससे था? तो जकात कर किससे संबंधित? जकात कर जो है मुस्लिमों की संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर था। ये मुस्लिमों की संपत्ति पर लगाया जाता था। ये शरीयत कानून, जो इनके यहाँ कानून को शरीयत कहा था, शरीयत कानूनों में इसका इनको अनिवार्य ठहराया गया था जकात, जो मुस्लिमों की संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर था। नेक्स्ट है जजिया कर, ये किससे संबंधित? तो जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है। गैर मुस्लिम जिसमें प्रारंभ में ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे, मंदिर भूमि आदि कर मुक्त रहते थे, लेकिन बाद में इन पर भी फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगा दिया था। पहले ब्राह्मणों, स्त्री और बच्चों और मंदिर भूमि ये सब इससे मुक्त थे। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। इन्होंने गैर मुस्लिमों के ऊपर लगाए जाने वाले कर को हम जजिया बोलते हैं। जकात जो मुस्लिम की संपत्ति पर लगाया था, जजिया जो कि गैर मुस्लिम पे लगाए जाने वाला कर था। आता है खुश्म। खुश्म किससे? तो युद्ध में प्राप्त सामानों, युद्ध में जो सामान प्राप्त होते उस पर जो कर लगाया था तो उसको हम खुश्म कर कहते थे। खराज कर किससे संबंधित है? तो ये भूमि कर है, यह भूमि कर है जो हिंदुओं पर लगाया जाता था, खराज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो 4 कर लगाए थे इन्होंने, आप याद कर लीजिए एक बार फिर से रिवीजन करते। ज़कात, जजिया, खुश्म, खराज। ज़कात मुस्लिमों की संपत्ति पर, जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर जिसमें ब्राह्मण, स्त्री, ये सब मंदिर भूमि सब सम्मिलित थे। खुश्म युद्ध में प्राप्त सामानों पर लगाया जाने वाला कर। खराज जो कि भूमि पर हिंदुओं की भूमि पर लगाया जाने वाला कर था। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई पर लगाया, तो उसे क्या बोलते हैं, उन्हें हब ए शब्द बोलते हैं, हब ए शब्द बोलते हैं। ये कृषि की जो उपज उस पर 10% लगाया जाता था। तुगलक ने एक नया सिंचाई कर लगाया था। सिंचाई कर नया किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। हब ए शब्द बोलते हैं किसी उपज का 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा खुतबा की प्रथा में किस शासक का नाम शामिल नहीं था। तो फिरोज शाह तुगलक ने खुतबा प्रथा चलाई थी जिसमें सभी पूर्वज जो शासक थे उनका नाम उस पर अंकित कराया था, पर इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। तो कौन सा शासक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं मिलता है। मध्यकालीन भारत का सबसे भ्रष्ट शासक किसे माना जाता है, तो ये थे फिरोज शाह तुगलक, सबसे भ्रष्ट शासक माना जाता है। सबसे भ्रष्ट शासक फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक विभाग की स्थापना की। दारुल सफ़ा नामक विभाग की स्थापना की, इसका संबंध किससे है, तो ये निःशुल्क चिकित्सा संबंध से इसका संबंध है। निःशुल्क चिकित्सा यहाँ पे दी जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दारुल सफ़ा नामक विभाग की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये पूछता है इस तरीके की, फिरोज शाह तुगलक ने निःशुल्क चिकित्सा से संबंधित किस विभाग की स्थापना की, दारुल सफ़ा, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दारुल सफ़ा और निःशुल्क चिकित्सा से संबंधित। दीवानी खैरात विभाग की स्थापना की किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और यह किससे संबंधित है, तो दीवाने खैरात मुस्लिम कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे दीवाने खैरात कहा जाता था। ये किसको दी जाती थी, तो ये केवल मुस्लिम कन्याओं से संबंधित थी। तो मुस्लिम कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे दीवाने खैरात कहते थे। दारुल सफ़ा और दीवाने खैरात हम लोगों ने 2 को पढ़ा। खानकाह किससे संबंधित है, जो सूफी संत जो होते थे, सूफियों का निवास स्थान जिन्हें हम खानकाह कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। खानकाह किससे संबंधित है, तो सूफियों का निवास स्थान। फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली की सूचना किस रचना से मिलती है, तो ये था तारिख ए मुबारक शाही, जो कि किसकी रचना है, तो याहिया बीन अहमद सरहिंदी की रचना है ये, तारिख ए मुबारक शाही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली की सूचना यहाँ से मिलती है। और मोहम्मद बिन तुगलक के भी हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से 2 पुस्तकें संबंधित थी। तो एक रेहला थी, ठीक है, जो कि इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी, तारीख फिरोज शाही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का निर्माण किसने कराया, तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। तो कुतुब मीनार के निर्माण में 3 लोगों का बेसिकली योगदान था। तो पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश और फिर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी आत्मकथा, उसका नाम क्या था, तारीख फिरोज शाही था। ऐसे सुल्तान जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, आगे भी हमने इसको ऐड कर दिया। मुगल वंश से तो फिरोज शाह तुगलक थे। बाबर हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जहांगीर, इन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। स्त्रियों के मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्त्रियों के मज़ारों पर जाने पर उन्हें प्रतिबंध लगाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नासिरुद्दीन मोहम्मद थे। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो तुगलक वंश का अंत तो तैमूर लंग के आक्रमण से होता है। तो तैमूर लंग का आक्रमण किस शासक के शासनकाल में, तो यही अंतिम शासक जो थे नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। 1398 में होता है, 11 दिसंबर 1398 में नासिरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण होता है। भारत से वापस जाते समय तैमूर जो है विजय प्राप्त करे, तो भारत से वापस जाते समय तैमूर ने दिल्ली व अन्य विजित क्षेत्र के शासक को प्रदान किए थे। तो इन्होंने खिज्र खां को, ये जो अपने विजित प्रदेश थे वो खिज्र खां को प्रदान किए थे। खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की, तो खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश खिज्र खां सुल्तान की जगह कौन सी उपाधि धारण करता था, तो खिज्र खां सुल्तान की जगह रैयत आला की उपाधि धारण करता था। गाजी किसने धारण की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और रैयत आला किसने धारण की है, तो ये है खिज्र खां। सैयद वंश का इससे इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। सैयद वंश अगर के अंतिम शासक कौन थे, तो अलाउद्दीन आलम शाह थे। अलाउद्दीन आलम शाह इसके अंतिम शासक थे और खिज्र खां इसके संस्थापक थे। भारत में स्थापित होने वाला प्रथम अफगान वंश का क्या नाम था, तो भारत में स्थापित होने वाला प्रथम अफगान वंश ये था लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना किसने की, तो बहलोल लोदी ने की थी। लोदी वंश के किस शासक ने भूमि की माप
सिकंदरी पैमाना का प्रारंभ किया था? एक नई पद्धति प्रारंभ की थी, सिकंदरी पैमाना। तो ये थे सिकंदर लोदी, जो भूमि की मापन की प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने अपनी कविताएं किस नाम से लिखी थी? तो सिकंदर लोदी ने अपनी जो कविताएं लिखी थी वो उसका संग्रह था गुलरुखी नाम से था, गुलरुखी। आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आगरा को राजधानी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो कि पानीपत के युद्ध में पराजित हो जाता है। युद्ध भूमि में मारे जाने वाला एकमात्र शासक कौन है? तो इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ। अमीरों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और जिसमें जो है बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी जो है मारा जाता है। इस तरह मुगल सत्ता भारत में प्रवेश करती है। अमीरों का उच्च काल किस वंश को कहा जाता है? तो अमीरों का उच्च काल किसे कहा जाता है? लोधी वंश को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट है, अमीरों का निम्न काल किस वंश को कहा जाता है? जिसमें अमीरों का वर्चस्व नहीं था ज़्यादा, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमीरों का निम्न काल रहा है। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो वो चौधरी नाम से जाना जाता था। जो ग्रामीण अधिकारी, भू राजस्व में सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। जिले लाह की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। जिले लाह की उपाधि धारण की थी गाजी की गयासुद्दीन तुगलक, जिले लाह की बलबन ने। अपनी आत्मकथा यामिल उल खिलाफत या अपने आप को किसने यामिल उल खिलाफत यानी खलीफा का दाहिना हाथ घोषित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोषित किया था। ये कुछ मिक्सअप क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से हैं। तो अपने आप को यामिल उल खिलाफत यानी कि खलीफा का दाहिना हाथ किसने घोषित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोषित किया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खलीफा की प्रभुसत्ता जो है मानने से इनकार कर दी? तो वो थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इन्होंने खलीफा की प्रभुसत्ता ही मानने से इनकार कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामी ग्रंथों की व्याख्याकार को क्या कहा जाता है? तो उलेमा कहा जाता है, और जो इनके कानून होते हैं उसे क्या? तो उसे शरीयत कहा जाता है। भवन निर्माण के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो भवन निर्माण के लिए फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में सर्वाधिक भवन निर्माण किस वंश में हुआ है? तो तुगलक वंश में हुआ है। इंपॉर्टेंट है तुगलक वंश। मकबरों का जो निर्माण, सब मकबरों का काल किसे कहा? जिसमें सबसे सर्वाधिक मकबरों का निर्माण हुआ तो वो था लोधी वंश। लोधी वंश में सर्वाधिक मकबरों का निर्माण हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर। सल्तनत काल की प्रमुख विभाग, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, मैच करने को दे देता है। तो जो इंपॉर्टेंट विभाग है वो क्या है? तो दीवानी विचारत, जो कि वजीर है। दीवाने अर्ज इंपॉर्टेंट है। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग से संबंधित है। सैन्य विभाग, ये वित्त आपका हो गया। विजारत जो है वित्त हो गया। वजीर इसके प्रमुख होते हैं। तो दीवाने अर्ज किससे संबंधित? तो दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवाने इंसा किससे संबंधित है? शाही सचिवालय से संबंधित है। ठीक। दीवाने रसातल है तो इससे संबंधित तो विदेशी विभाग है ये। दीवानी विजारत वजीर, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवानी इंशा शाही सचिवालय, दीवाने रसातल विदेश विभाग। जहाँ पनाह नगर की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम बता चुके हैं आपको पहले। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। जहाँ पनाह नगर और राय पिथौरागढ़। तबकाते नाशरी के अब कुछ प्रमुख लेखक हैं जो दिल्ली सल्तनत से में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो है तबकाते नाशरी। इनकी पुस्तक मिनहाज उस सिराज है। इसको आप याद कर लीजिए। तबकाते नाशरी, इनके लेखक मिनहाज उस सिराज हैं। ताजुल माशिर के लेखक कौन है? तो हसन निजामी हैं। ताजुल माशिर के लेखक हसन निजामी। हजरत आला, ये किसकी पुस्तक है? तो जियाउद्दीन बरनी की है। जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक है हजरत आला। और तारीख है फिरोज शाह। तुगलक नामा के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। तुगलक नामा के लेखक अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं तुगलक नामा, लैला मजनू, आईने अकबरी, आईने सिकंदरी और तारीख दिल्ली। ये प्रमुख इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं अमीर खुसरो की। तुगलकनामा, लैला मजनू, आईने सिकंदरी और तारीख दिल्ली। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर हैं। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयदेव हैं। सब इंपॉर्टेंट हैं। हमीर काव्य के लेखक जयचंद्र हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई हैं। किताबुल नौरश के लेखक कौन है? इब्राहिम आदिल शाह दी। इन्होंने किताबुल नौरश की रचना की थी। नेक्स्ट है, खड़ी बोली के एवं उर्दू का जनक किसे माना जाता है?
नेक्स्ट, खड़ी बोली एवं उर्दू का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था 1253 ईस्वी में। भारत में फारसी भाषा का पहला अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो लाहौर में स्थापित किया गया था भारत में फारसी भाषा का पहला अध्ययन केंद्र। और तुर्क शासकों की जो मातृभाषा थी वो क्या थी? तुर्क शासकों की मातृभाषा तुर्की थी। और ये क्वेश्चन आता है कि तुर्क शासकों की प्रशासनिक और धार्मिक भाषा क्या थी? तो तुर्क शासकों की जो प्रशासनिक भाषा थी वो थी फारसी, और जो धार्मिक भाषा थी वो थी अरबी। इनके जितने भी प्रशासनिक कार्य होते थे वो फारसी भाषा में किए जाते थे, और जो भी धार्मिक कार्य थे वो अरबी भाषा में किए जाते थे, और इनकी जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी। तो ये थी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के जितने चैप्टर से महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको 1 से 2 बार वीडियोस को देखेंगे और ये सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको वीडियो देखने के दौरान ही याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लोगों को शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।